हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी नागपुर के रहने वाले मनदीप जी की है। तो चलिए इस कहानी को मनदीप जी के नज़रिए से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनदीप है और मैं नागपुर से हूँ। इस समय मैं नागपुर में ही ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता हूँ। लेकिन ये घटना उस समय की है जब मैं गुड़गांव में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसी दौरान मेरे साथ वो डरावनी घटना हुई थी और वह घटना इतनी ज़्यादा खतरनाक और भयभीत कर देने वाली थी कि उसके होने के बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए ही फूड डिलीवरी बॉय का काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि वह घटना मेरे साथ दोबारा फिर कभी भी हो सकती है। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मुझे गुड़गांव में फूड डिलीवरी बॉय का काम करते हुए लगभग 5 साल का समय हो चुका था। लेकिन उन 5 सालों के दौरान मेरे साथ कभी भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत भी डर का एहसास हो। मैं महीने में 15 दिन की शिफ्ट में और 15 दिन नाइट की शिफ्ट में काम करता था और उन 5 सालों में नाइट की शिफ्ट में काम करते वक्त भी मुझे कभी भी डर का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन उस एक घटना ने मेरे अंदर डर को इतना ज़्यादा पैदा कर दिया था कि अब मैं वो काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और मैं उसी वक्त वो काम छोड़कर नागपुर आ गया था और फिर कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो हम डिलीवरी बॉय को उनका खाना लेकर उनके दिए हुए एड्रेस पर जाना पड़ता है और उस दिन भी शाम के वक्त एक ऑर्डर आता है और मुझे उस ऑर्डर को डिलीवर करके आने को कहा जाता है। क्योंकि उस वक्त तक शाम के 5 ही बजे थे और मेरी शिफ्ट 6 बजे खत्म होने वाली थी, तो ऐसे में मेरे पास 1 घंटा अभी भी बाकी था। तो मैंने भी सोचा कि चलो इस ऑर्डर को डिलीवर करके आ ही जाते हैं। तभी मैंने उस ऑर्डर को लिया और मेरे मोबाइल में जो एड्रेस दिखा रहा था उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए मैं उस जगह पर वो खाना देने के लिए पहुंच जाता हूं। अब जब मैं उस जगह पर वो खाना देने के लिए पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वह एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है जिसमें कई सारे फ्लैट्स हैं और उन्हीं में से एक फ्लैट था जिसका नंबर 401 था और इस फ्लैट के अंदर जाकर मुझे उस खाने को डिलीवर करके आना था। इसीलिए मैं अपनी बाइक को साइड में लगाकर फटाफट सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता हूँ, क्योंकि वो फ्लैट 4थे माले पर था। अब जैसे ही मैं उस फ्लैट नंबर 401 के सामने पहुँचता हूँ तो मुझे उसका दरवाज़ा बंद दिखाई देता है। तभी मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन मेरे डोरबेल बजाने के बाद भी काफ़ी देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब मैंने एक बार फिर से डोरबेल बजाई और इस बार मैं लगातार 2-3 बार उस डोरबेल को बजाता जा रहा था, क्योंकि मुझे वापस जाने की भी जल्दी थी। अभी मैं उस डोरबेल को बजा ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला और जब वह दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया तो मुझे मेरे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वह दरवाज़ा खोलते ही मेरे ऊपर चिल्लाती है कि क्या है, थोड़ी बहुत भी सब्र नहीं है क्या तुम लोगों को? हम फूड डिलीवरी बॉय के साथ अक्सर लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो मुझे उस बूढ़ी औरत की वह बात कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगती है और उसके बाद मैं उससे कहता हूँ कि ये आपका खाने का ऑर्डर है। तो वो मुझसे कहती है कि ठीक है, अंदर आ जाओ। लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि माता जी, आप यहीं पर पैसे लेकर आ जाइए, मुझे ज़रा जल्दी है। मेरे मुंह से यही बात सुनकर वह बूढ़ी औरत एक बार तो घूर कर मेरी तरफ देखती है और फिर मुझसे कहती है कि तुम्हें चाहे कितनी ही जल्दी हो, लेकिन यहाँ का काम तो हमारे हिसाब से ही होगा। अगर तुम्हें पैसे लेने हैं तो अंदर आकर चुपचाप बैठ जाओ, मैं अभी ला कर देती हूँ। फिर वह बूढ़ी औरत 1-2 कदम आगे की तरफ बढ़ती है और तभी पलटकर फिर से मुझसे कहती है कि वैसे भी तुम अब कहीं पर जाकर क्या करोगे, क्योंकि अब तुम कहीं पर जाने के लायक तो बचे नहीं हो, क्योंकि अब तुम हमारे पास आ गए हो। उस बूढ़ी औरत की वह बात मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूँ कि आखिर यह बूढ़ी औरत मुझे ऐसा क्यों कह रही है। तभी मैं उससे पूछता हूँ कि माता जी, आपकी बात का मतलब मैं ज़रा समझा नहीं। तो वो मुझसे कहती हैं कि अभी थोड़ी देर में तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा, चुपचाप अंदर आकर बैठो।
तभी मैंने सोचा कि शायद ये बूढ़ी औरत दिमाग से थोड़ी बहुत सटियाई हुई है और तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। इसके बाद वह बुद्धि औरत अंदर पैसे लाने के लिए चली जाती है और मैं भी थोड़ा अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता हूँ। अभी मैं सोफे पर बैठा ही था कि तभी उस फ्लैट का जो मेन दरवाज़ा था वह धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो गया था, और जब वह बंद हुआ तो उसके बंद होने की आवाज़ को सुनकर मैंने एक बार मेरी नज़रों को उस दरवाजे की तरफ घुमाया तो मैंने सोचा कि यह दरवाज़ा अपने आप ही कैसे बंद हो गया। फिर मैंने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो गया होगा, लेकिन जब मैंने महसूस किया तो वहाँ पर हवा भी इतनी ज़्यादा नहीं चल रही थी कि उसकी वजह से वह इतना बड़ा दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाए। लेकिन इन सभी बातों को नज़रअंदाज करके अब मैं उस बूढ़ी औरत का इंतज़ार करने लगता हूँ। मुझे वैसे भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देकर करना भी क्या था, मुझे तो सिर्फ अपने पैसे लेकर वहाँ से निकलना था। अभी मैं वहाँ पर बैठा बैठा उस बूढ़ी औरत का इंतज़ार कर ही रहा था। तभी मैंने उस फ्लैट के अंदर चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाया, लेकिन उस पूरे फ्लैट में मुझे उस बूढ़ी औरत के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था। तब मैंने सोचा कि क्या इस इतने बड़े फ्लैट में यह बूढ़ी औरत अकेली ही रहती है। अभी मैं बैठा बैठा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी मेरी यह सोच गलत साबित हो जाती है, क्योंकि अचानक से अंदर से एक छोटी लड़की निकल कर आती है जिसने अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ रखी थी और उस ट्रे पर एक पानी का गिलास रखा हुआ था, और वह मेरे पास आकर उस पानी के गिलास को मेरी तरफ करती है, लेकिन अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलती है। तभी मुझे भी थोड़ी प्यास लगी थी, इसीलिए मैं उस पानी के गिलास को उठाता हूँ और पानी पीने लगता हूँ। लेकिन जब मैं पानी पी रहा था तो वह लड़की अजीब तरीके से मुझे घूर रही थी। अभी मैंने गिलास से पूरा पानी पिया भी नहीं था कि तभी वह लड़की मेरे सामने रखी हुई टेबल पर उस ट्रे को रखती है और वापस अंदर चली जाती है। मैंने उस गिलास में से सिर्फ आधा पानी ही पिया था और बचे हुए पानी को मैंने गिलास में ही छोड़ दिया और उस गिलास को उस ट्रे के ऊपर वापस रख दिया। अब मैं बैठा बैठा उस बूढ़ी औरत का इंतज़ार कर रहा था। जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो मुझे वहीं पर 6 बज चुके थे। तभी मैं सोच रहा था कि आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ। अब जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था वैसे वैसे अंधेरा होता जा रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ पर बैठा था तो मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि उस पूरे फ्लैट में कहीं पर भी लाइट नहीं जली हुई थी, और अब जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे उस फ्लैट के अंदर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता जा रहा था। इसके बाद मैंने सोचा कि ये कैसे अजीब लोग हैं, घर के अंदर भी लाइट जलाकर नहीं रखते। और उसके बाद मैंने एक बार उस बूढ़ी औरत को आवाज़ लगाई कि माता जी कितना टाइम और लगेगा, लेकिन मेरी आवाज़ का अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। उसके बाद मैंने लगभग 10 मिनट तक वहाँ पर और इंतज़ार करने की सोची। मैंने सोचा कि या तो 10 मिनट के अंदर वह बूढ़ी औरत अंदर से पैसे लेकर आ जाए, और अगर वह नहीं आती है तो मैं खुद अंदर जाकर उससे पैसे ले आऊँगा, क्योंकि भला मैं कब तक यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहूँगा। अब कुछ ही देर में वह 10 मिनट भी गुजर जाती है, लेकिन अंदर से वह बूढ़ी औरत नहीं आती है। उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो मुझे ही अंदर जाकर पैसे लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता था कि लोग खाना लेकर अंदर तो चले जाते थे, और जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वह लोग बाहर ही नहीं निकल कर आते थे। और आज मैंने सोचा कि शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। शायद उस बूढ़ी औरत के पास खाने के पैसे देने के लिए तो होंगे नहीं, और वह अंदर जाकर छुप गई है। तभी मैं उस सोफे से उठा और अब अपने कदमों को धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ाते हुए आवाज़ लगाते हुए अंदर की तरफ जा रहा था कि माता जी आप कहाँ हैं, मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। अब मैंने अंदर की तरफ जाते हुए 2-3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। तभी मैंने उस फ्लैट के अंदर जो बेडरूम था उसके अंदर झांक कर देखा, लेकिन उस बेडरूम में भी कोई नहीं था। अभी मैं उस बेडरूम में देख ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों में उस फ्लैट के अंदर जो किचन था उसके अंदर से कुछ खाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद मैंने अपने कदमों को उस किचन की तरफ बढ़ाया। लेकिन किचन के अंदर जाने से पहले भी मैंने 2-3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन इस बार भी मुझे मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं मिला। इतनी बार आवाज़ लगाने के बाद भी जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो अब मुझे उस बूढ़ी औरत के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और मैं किचन के बाहर खड़ा खड़ा ही उसे कहने लगता हूँ
कि अगर खाने के पैसे देने के लिए नहीं होते तो आप लोग खाना मंगवाते ही क्यों हो और हम जैसे लोगों का टाइम खराब क्यों करते हो। अब मैं इतना कहकर उस किचन की तरफ आगे बढ़ा और जैसे ही मैं उस किचन के अंदर गया तो सामने का नज़ारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा कि मैं ये मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ। अब डर के मारे मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा था और मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब तक तो मैं उस बूढ़ी औरत को बार बार आवाज़ लगा रहा था, लेकिन अब सामने का मंजर देखने के बाद मेरे हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी मैंने सोचा कि पैसे वैसे गए भाड़ में, मुझे किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहिए। और जैसे ही मैंने वहाँ से निकलने की सोची और वहाँ से भागना चाहा तो मैंने देखा कि मैं चाहकर भी अपने आप को हिला नहीं पा रहा हूँ। मैं जैसे उस किचन में खड़ा था वैसा का वैसा ही वहीं पर जम गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों को किसी ने वहीं पर चिपका दिया हो। मेरा मन तो वहाँ से निकलने की कर रहा था, लेकिन शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। दरअसल जब मैं उस किचन के अंदर गया तो मैंने देखा कि वह बूढ़ी औरत और वो जो छोटी बच्ची थी वो उस किचन में नीचे फर्श पर बैठकर कुछ खा रही थी। और जब मैंने उस थोड़े थोड़े अंधेरे में गौर से देखा तो मुझे दिखा कि फर्श पर किसी इंसान की एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश पर एक भी कपड़ा नहीं है, यानी कि वह लाश बिल्कुल बिना कपड़ों के उस फर्श पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसका सर नहीं था। ये देखकर तो मेरी हवाइयाँ ही उड़ गई थी, लेकिन जिसकी वजह से मेरे डर का स्तर 7वें आसमान पर पहुंच गया था वो ये था कि वह बूढ़ी औरत और वह लड़की उस लाश के सीने को चिरकर उसकी कलेजी को निकाल कर खा रही थी। और उन्होंने जो खाने का सामान ऑर्डर किया था वह उसको उस कलेजी से लगा लगा कर खा रही थी। और वह लाश बीच में से बुरी तरीके से फटी पड़ी थी और उस पूरे किचन में चारों तरफ खून ही खून हो रहा था। अब यह मंजर देखकर आप कल्पना कर सकते हो कि उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। अब मैं एक टक खड़ा खड़ा उन दोनों की तरफ देख रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। तभी अचानक उस बूढ़ी औरत ने अपनी गर्दन को घुमाया और मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देखकर वह बूढ़ी औरत मुझसे कहती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे बाहर बैठने के लिए बोला था ना, तुझसे थोड़ी बहुत देर का भी इंतज़ार नहीं हुआ। दिख नहीं रहा कि बच्ची भूखी है, मैं इसे खाना खिला रही हूँ। उस बूढ़ी औरत के मुंह से वो सब बातें सुनकर मैं तो किसी तोतले की तरह करने लगा था। मैं चाह कर भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं उस बूढ़ी औरत से कहना चाहता था कि आप अपने पैसों को रखो, लेकिन मुझे तो यहाँ से बाहर निकलने दो, मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। जब वह बूढ़ी औरत मुझे वो सब कुछ कह रही थी तो उसका चेहरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई थी, क्योंकि अब उसका चेहरा पहले से भी काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ और सड़ा हुआ सा लग रहा था। और उसके साइड के जो 2 दांत थे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए थे और उन्हीं 2 दांतों से वह बूढ़ी औरत उस लाश के सीने को चिरकर उस कलेजी को निकालकर चबा चबा कर खा रही थी और साथ में उस बच्ची को भी खिला रही थी। जब मैंने मेरी नज़रें उस बच्ची की तरफ घुमाई तो वह छोटी लड़की भी दिखने में उस बूढ़ी औरत से कम डरावनी नहीं लग रही थी। तभी वह बूढ़ी औरत अचानक से मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगती हैं। जब वह हंस रही थी तो उसका चेहरा देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और अब उसके मुंह से खून की लार टपक रही थी। और मेरी तरफ हंसते हुए देखकर वह उस छोटी लड़की से कहती है कि देख रही हो बिटिया, तुम्हारे लिए थोड़े बहुत दिन के खाने का इंतज़ाम और हो गया। अब 2-4 दिन में तो हम दोनों इसे ख़त्म कर देंगे और उसके बाद जो नया माल आया है उसे खाएंगे और तब तक कोई ना कोई और दूसरा आ ही जाएगा। उन दोनों की वो सब बातें सुनकर मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद डर के मारे यहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं वैसे ही मर जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब अचानक वह बूढ़ी औरत वहाँ से खड़ी होती है और मुझसे कहती है कि देख रहे हो इस लाश को, ये भी तुम्हारी तरह यहाँ पर खाना डिलीवर करने के लिए ही आया था, लेकिन इसे भी तुम्हारी तरह थोड़ी बहुत देर का इंतज़ार करना भी पसंद नहीं था। और जिन लोगों को इंतज़ार करना पसंद नहीं होता वह लोग हमको पसंद नहीं होते। इसी वजह से हमने इसका ऐसा हाल कर दिया है और आज तुमने भी यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है।
अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे, और उस बूढ़ी औरत के मुंह से। ये बात सुनकर तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं मेरे जीवन के अंतिम पलों को जी रहा हूँ और मैं कुछ ही देर में शायद अब मरने वाला हूँ। अब वो सब देखकर मुझे ये तो समझ में आ गया था कि यह जो बूढ़ी औरत और ये जो छोटी बच्ची हैं, ये कोई जिंदा इंसान तो नहीं है, बल्कि ये कोई भूत प्रेत या फिर दायन है, जिन्होंने आज मुझे अपने जाल में फंसा लिया है और आज यह मुझे भी जान से मार देंगी। अभी मैं मेरे मन में यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे कदमों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए मेरे पास आती है और उसने एक जोर की लात मेरे पैरों पर मारी। और जैसे ही उसने वह लात मेरे पैरों पर मारी तो मैं धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर जाता हूँ। इसके बाद वह बूढ़ी औरत उछलकर मेरे ऊपर बैठ जाती हैं और अपने दोनों हाथों से जोर से मेरी गर्दन को मरोड़कर तोड़ने की कोशिश करती हैं। अब मैं अपनी जान को बचाने के लिए किसी तरह अपने दोनों हाथों से उससे अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वह जो छोटी दायन थी वो वहां पर आती है और उसने मेरे दोनों हाथों को जोर से खींचकर पीछे की तरफ कर लिया था। अब मेरा शरीर पूरी तरीके से उन दोनों के काबू में था। तभी वह बूढ़ी दायन अचानक से मुझसे कहती हैं कि तुम खाना डिलीवर करने वाले लोगों ने ही हमारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। अगर तुम लोग उस दिन हमें वह जहरीला खाना देकर नहीं जाते तो उसको खाकर मैं और मेरी पोती नहीं मरते। लेकिन तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग इस तरह से हमको जहरीला खाना देकर मार दोगे और बच जाओगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम दो लोगों के बदले में न जाने मैं तुम जैसे कितने लोगों को मारकर हमारी मौत का बदला लूंगी। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया था हमारे साथ। आखिर इस छोटी सी बच्ची ने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत दया नहीं की? मुझे ये सब बातें कहकर वह बूढ़ी दायन अजीब तरीके से हंसने लगती हैं और अब उसके हाथों के नाखून मेरी गर्दन के अंदर घुसने लगे थे और मेरी गर्दन से बाहर खून की बूंदें निकलने लगी थीं। तभी वह बूढ़ी दायन अपने मुंह को मेरे गर्दन की तरफ लेकर जाती है। जैसे ही उसने अपने मुंह को मेरी गर्दन की तरफ किया, उस वक्त मुझे लगा कि अब शायद यह अपने नुकीले दांतों से मेरी गर्दन को काट देगी और मैं यहीं पर तड़प तड़प के मर जाऊंगा। लेकिन उस बूढ़ी दायन ने उस वक्त मेरी गर्दन को नहीं काटा, बल्कि उसके नाखून लगने की वजह से जो मेरी गर्दन से खून निकल रहा था, उसने अपनी जीभ से उस खून को चाटा और मेरे खून को चाट कर वो मुझसे कहती है कि तेरा खून तो सबसे ज्यादा मीठा है, इस बार हमें इसमें मिलाने के लिए कुछ भी अलग से नहीं मंगवाना पड़ेगा। और मुझसे इतना कहकर वह फिर से अजीब तरीके से हंसने लगती है। अब हंसते हंसते ही धीरे धीरे अचानक उसके साइड के वह दो दांत और भी ज्यादा लंबे होने लगते हैं और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इन लंबे दांतों से ही ये दायन मुझे मारेगी। इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने जैसे ही अपने मुंह को मेरी तरफ बढ़ाया और अपने दांतों को मेरी गर्दन पर चुभाकर मुझे मारना चाहा, तभी अचानक वह पूरा फ्लैट हनुमान चालीसा से गूंजने लगता है और उसके बीच बीच में जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे और उस हनुमान चालीसा के साथ साथ वह पूरा फ्लैट वाइब्रेट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही भारी आवाज उस फ्लैट के अंदर गूंज रही हो और अब वहां पर जोर जोर से भगवान राम और हनुमान के भजनों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उस फ्लैट में भगवान राम और हनुमान के भजनों की वह आवाज गूंजने लगती है तो उस चुड़ैल ने अपने हाथों को मेरी गर्दन से हटाकर अपने दोनों कानों पर लगा लिया और जोर जोर से अपने कानों को दबाने लगी और अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। इसके साथ ही उस छोटी दायन ने भी मेरे दोनों हाथों को छोड़ दिया था और वह भी अपने हाथों से अपने कानों को दबा रही थी और वह दोनों अजीब तरीके से वहां पर चिल्ला रही थी। अब वह दायन मेरे ऊपर से उठकर अपने दोनों कानों को जोर से दबाते हुए अजीब तरीके से विलाप करने लगी थी। तभी मैंने उस फर्श पर पड़े पड़े अपने आप से कहा कि अरे संदीप किस चीज का इंतजार कर रहा है? ये शायद कोई भगवान का ही करिश्मा है जिसने तुझे अपनी जान बचाने का एक मौका दिया है। अब चुपचाप उठ यहाँ से और भाग। उसके बाद मैंने वहां से उठना चाहा, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पूरे शरीर से मेरी ऊर्जा ही निकल गई हो और इसके साथ ही अब मेरी गर्दन पर उस दायन के नाखून लगने की वजह से जो खून निकल रहा था वहां पर काफी ज्यादा दर्द और जलन हो रही थी। अब मैं अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। तभी मैंने अपने पूरे शरीर का जोर लगाया और मैं वहाँ से उठकर उस फ्लैट के बाहर किसी तरह आ जाता हूँ। लेकिन जब मैं उस फ्लैट से बाहर आ रहा था तो मेरी नज़रें एक बार के लिए उस सोफे के सामने टेबल पर रखे हुए गिलास पर जाती है जिसमें मैंने पानी पिया था। जब मैंने उस गिलास को देखा तो उस गिलास में पानी नहीं बल्कि खून था, जिसे देखकर मैंने सोचा कि इसका मतलब इन लोगों ने मुझे पानी नहीं बल्कि खून पिलाया था, और वो खून शायद उसी लाश का था जो आधी कटी हुई उस किचन में पड़ी थी। जैसी ही मेरे दिमाग में ये बात आती है तो मुझे वहीं पर उल्टी करने का बहुत तेज़ मन करता है। इसके साथ ही जब मैं उस फ्लैट से अपनी जान बचाकर बाहर निकल रहा था तो एक बार तो वह बूढ़ी दायन मेरा पीछा करते हुए उस फ्लैट के दरवाजे तक आती है और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर ज़ोर से चिल्लाती है कि नहीं, तुम इस तरह हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। अभी उसने ऐसा बोला ही था और तभी फिर से वहाँ पर एक जय श्री राम का नारा गूंजता है, और जैसे ही वह नारा गूंजता है तो उस चुड़ैल ने जो हाथ मेरी तरफ बढ़ा रखा था उसने उस हाथ को अपने कान पर लगाया और उसके कान से उस वक्त खून बहने लगा था। अब मैंने सोचा कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। और अब मैं बदहवास होकर उस फ्लैट से निकलकर नीचे की तरफ सीढ़ियों पर फटाफट नीचे उतर रहा था। जब मैंने नीचे आकर देखा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीजे था जिसमें वो भगवान राम और हनुमान के गाने बज रहे थे। तभी मैंने वहाँ पर देखा कि उस सोसाइटी के लोगों ने वहाँ पर भगवा रैली का आयोजन किया था और इसी वजह से वहाँ पर वह डीजे बज रहा था जिसमें रीमिक्स में भगवान राम और हनुमान के गाने बज रहे थे, और बीच बीच में ज़ोर से बहुत तेज़ बेस और वाइब्रेशन के साथ जय श्री राम का नारा भी लग रहा था। और आज इस नारे की आवाज़ की वजह से मेरी जान बच गई थी। तभी मैंने वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया किया और अपनी बाइक को लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। उस घटना की बात जैसे ही मैंने मेरे घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आज की आज ही उस काम को छोड़कर घर आ जाओ, और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए उस काम को छोड़कर अपने घर आ गया। और कुछ दिनों तक तो मैं अपने घर ही बैठा रहा क्योंकि उस घटना का मेरे दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा असर हो गया था और मैं कुछ दिनों तक डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन अब मैं यहीं पर नागपुर में ही ऑटो चलाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।